ये जो इनोवेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम का जिक्र आपने किया जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन एक और समस्या जो मुझे कई बार नजर आती है और बहुतों को ये बात समझ में आती होगी कि पहले जो एजुकेशन था, एजुकेशन का अर्थ था कि प्रोफेसर्स आते थे, वो अपने लेक्चर्स देते थे, जो भी उन्होंने रीड किया है, जो भी पढ़ा है अपने जीवन में, उसको वो एक तरीके से उसकी व्याख्या करते थे, तमाम तरह की चीजें थी। अब एक समस्या है कि वो चीजें तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जो एक बहुत सारी चीजों की जो कंप्लायंस है कि आपको फिल करने होते हैं, क्लिनिकल वर्क जिसको एक टर्म है, हालांकि मैं उसे सही नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक टर्म यूज किया जाता है कि क्लिनिकल वर्क जो है एकेडमिक्स में बढ़ता जा रहा है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर हैं जहां पर आप अलग अलग जो एक तरीके से एक्रेडिटेशन होते हैं या आप वहां जाते रहे हैं, मूल्यांकन से जुड़े रहे हैं, तो आपने भी उन चीजों को देखा होगा, परखा होगा, और वो आपके नजरिए से हम समझना चाहते हैं कि वो कितना मूल्यवान है, वैल्यूएबल कितना है। ये जो प्रश्न आपने किया, ये मुझे रोज इसका सामना करना पड़ता है। टीचर्स चाहे वो कम उम्र के हों चाहे बहुत सीनियर लोग हों, सबकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि एक टीचर्स को पढ़ाई और शोध के अतिरिक्त बहुत सारा काम करना पड़ता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम जी है। उसको मैं थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं, उससे पहले 2 तरह के काम होते थे किसी भी शिक्षण संस्थान में। एक होता था टीचिंग लर्निंग एकेडमिक्स, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। करीब 10-15 साल से तीसरा प्रोफेशन एक इमर्ज हुआ है, उसको बोलते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, और वो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक कर सकते हैं, वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये काम टीचर्स को ही करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ उसमें ये काम बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सारे बदलाव को देखें होलिस्टिक तरीके से, उदाहरण के तौर पर 2021 के बाद करीब 40% टीचिंग लर्निंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं उसको करने के लिए इच्छुक नहीं है। उसका दूसरा कारण है कि हमारे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल यूनिवर्सिटीज में होते हैं वो पुराने तरीके से चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाया महीने में, सप्ताह में या पूरे सेमेस्टर में, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जज किया जाता है, जबकि ये नहीं समझते कि टीचिंग का तरीका बदल गया है। आप देखिए सोशल मीडिया की वजह से दूसरे जो डाइग्रेशन हमारे बच्चों के पास हैं, उनसे उनका जो कंसंट्रेशन का समय वो बहुत कम हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कुछ मिनटों में आ गया। अब वो 2-2 घंटे के लेक्चर सुनने का पेशेंस किसी में नहीं है, और नहीं उसकी आवश्यकता है। तीसरा जो काम हुआ है कि शिक्षण के पहले या उससे भी और पीछे जाए आप, तो टीचर्स के पास जो भी नॉलेज थी उसकी अपनी नॉलेज क्रिएट की हुई नहीं थी जी। टीचर्स का जो रोल था एक बिचौलिए का रोल था कि किसी ने नॉलेज जनरेट की, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपको रिसीव कर रहे हैं। आपको यदि छात्र पता ही नहीं था कि वो किसने जनरेट की है। आपको याद होगा जब बच्चे के स्कूल में बैठते थे तो टीचर 2 तरह की किताबें रखता था अपने पास जी। कब एक यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और हम सोचते थे कि सब टीचर्स हमारे बहुत ही महान है, पता नहीं ज्ञान का भंडार है। हकीकत क्या थी, एक में सवाल थे, दूसरे में जवाब थे, और दोनों ही किसी और ने लिखे थे जी। वो आज एक्सपोज हो गए ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो नॉलेज पार्ट है, थ्योरी है, वो बच्चे हमसे बेहतर सीख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका नेट पर अवेलेबल है। शायद हम उसमें पिछड़े हों, हमारे बच्चे उसमें आगे हैं जी। तो अगर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे तो बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। उसमें वो रुचि नहीं दिखाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं रहेगी, कॉलेज में नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आपके दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता। अभी मैं बताऊं आपको, पिछले सप्ताह की बात है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का आर्टिकल आया है, उसमें वहां के स्टूडेंट्स ये पूछने लगे कि मैं आपकी क्लास में क्यों हूँ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां के स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, जबकि एडमिशन मिलने से 3% बच्चों को एडमिशन मिलता है, अगर 100 अप्लाई करते हैं 97% ब्रेक हो जाते हैं। वहां ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने हॉस्टल से उठ के क्यों आपकी क्लास में, मुझे क्या फायदा होगा। और वहां के प्रोफेसर चिंतित है, स्ट्रगल कर रहे हैं उसको। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपना पढ़ाने का तरीका बदलना होगा जी। 2020 में जब कोविड खत्म होने वाला था तो मुझसे सवाल पूछा गया था लंदन बेस्ड मीडिया हाउस ने कि सब कोविड के बाद किस तरह का आप पैटर्न देखते हैं शिक्षा का। तो मैंने उसको कहा था कि 3 तरह की पार्ट होंगे एजुकेशन के जो आप क्लियर करोगे बच्चों को। पहला होगा थ्योरी,
जो हम लेक्चर देते रहते हैं घंटों, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बच्चे उसको ऑनलाइन सीखेंगे। इसका थ्योरी क्लास के लिए बच्चा भी क्लास में नहीं आएंगे, नहीं को आने की आवश्यकता है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो उस टॉपिक पे सीखना चाहते हैं दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से, और ऑनलाइन 10 चॉइस आपके पास, वो आपको क्यों सुने, मुझे क्यों सुने, वो जो बेस्ट लगेगा उसको सुनेंगे वो। दूसरा जो हिस्सा है वो आपका कॉलेज में होगा, कैंपस में होगा, जहाँ पे आपको लेबोरेटरीज में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, अपने ग्रुप के साथियों से बात करेंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। और तीसरा जो हिस्सा है एजुकेशन का, मैं नहीं कहता कि तीनों हिस्से बराबर हैं, कुछ थोड़ा फर्क, कोई 40-35% का हेरफेर हो सकता है। वो आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ रहना पड़ेगा, वहाँ की समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनके समाधान ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह का एजुकेशन का सिस्टम मैंने कहा तो लग रहा है, और आज देखिए हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। उसके तुरंत 6 महीने बाद ये 40% ऑनलाइन एजुकेशन लीगली परमिट कर दी देश ने, कि आप रेगुलर प्रोग्राम में भी अप टू 40% ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड या लाइव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए आपको। अप टू 40% बिग चेंज, जो पहले ऑनलाइन में होता था कोर्स में, वो रेगुलर एजुकेशन में परमिट कर दिया गया है। उसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चा क्लास में आने की वजह कभी भी उसको पढ़ सकता है, रात को, सुबह, पार्क में बैठ के, ट्रेन में जाते हैं, बस में सफर करते हैं, उसके पास चॉइस है, एनी टाइम, एनीवेयर, फ्रॉम एनी गैजेट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो तीसरा वाला हिस्सा है। आपको बाहर कैंपस से जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समाज की, उद्योग की समस्याओं को समझना पड़ेगा, और वापस आके जो अपने ग्रुप में बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, जो सीखते हैं ऑनलाइन, उसको समझ के उस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। अब शिक्षा नीति कहते हैं यही मत रुकिए कि आपने समाधान ढूंढ लिया, उस समाधान को देखकर कैसे आप उसे पैसे अर्न कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, तभी तो आपको जो सबसे पैसा खर्च होगा आपको पैसा वापस कन्वर्ट होगा ना, उसके बगैर साइकिल पूरा नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं होगा फिर आपको। तो ये सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर जा रहा है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कैसे रिप्लेनिश किया जाए, वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम शुरू हो गया है अभी। तो आई थिंक जो अभी एक शिक्षा प्रणाली में बदलाव आ रहा है, जो कि बहुत भारी बदलाव है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, हमारे टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और जो कि बहुत ही अच्छा बदलाव है।